क्लास 11th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस एंड फेट ऑफ पायरुवेट टॉपिक डिस्कस कर लिया था। ग्लाइकोलिसिस में मैंने एटीपी NADH दोनों का कैलकुलेशन भी किया था और टोटल जो आपको रिज़ल्ट में ATP और NADH मिला था, ठीक है। नेट अगर ATP की बात करें तो 2 ATP मिला था, ठीक है। एंड नेट NADH की बात करें तो 2 NADH, ठीक है। ये वैल्यू आपको कब मिला था? जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे भी आपके सामने दिख रहा है। ग्लाइकोलिसिस का शॉर्ट वर्जन है ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज है और यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ये है आपका पायरुवेट, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 1 ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 पायरुवेट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ATP जो है वो 2 ATP फॉर्म हो रहा है और NADH की बात करें तो 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद मैंने आपको बताया था फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट में मैंने आपको बताया था लैक्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है। देन उसके बाद बताया था मैंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ये दोनों जो कंडीशन थी ये दोनों एनारोबिक कंडीशन थी, ठीक है। एनारोबिक कंडीशंस में अलग अलग या डिफरेंट टाइप के सेल और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लैक्टिक एसिड एज वेल एज अल्कोहल फॉर्म करते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी फॉर्म करते हैं और अल्कोहल भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और देन थर्ड जो था पायरुवेट का फेट वो था एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आगे जो है क्रेब्स साइकिल, दैट मीन्स कि TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंटिन्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है ये टोटल आपका जो है ये है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट पाथवे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन मिलेगा। यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन मिलेगा बिकॉज ग्लूकोज है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी आपके सामने दिख रहा है ये टोटली एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंडीशन में होता है और यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा? ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। अब थोड़ा डिटेल करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो पायरुवेट से ये पाथवे है इसको डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे और यहीं पे आप हेडिंग जो मेंशन करेंगे वो हेडिंग होगा फर्मेंटेशन, ठीक है। हेडिंग क्या होगा आपका? फर्मेंटेशन। और यहाँ से ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड तक जो स्टेप हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। पायरुविक एसिड से ही एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पायरुविक एसिड से एथेनॉल का कन्वर्जन, और पायरुविक एसिड से एथेनॉल का जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे एब्सेंस होता है। किसका? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ये है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो फर्मेंटेशन एक्चुअल में आज का टॉपिक है और फर्मेंटेशन को हम देखते हैं। यहाँ पे फर्मेंटेशन के 2 प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एथेनॉल और सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये जो एथेनॉल बन रहा है ये एक्चुअली में कहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है? इसकी पॉसिबिलिटी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट में पॉसिबिलिटी है, बैक्टीरिया में पॉसिबिलिटी है, सम बैक्टीरिया
और फंगस में पॉसिबिलिटी है। और एक्चुअली ये देखा जाए तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में होता है पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वह है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। देन एसिटाल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट होता है एथेनॉल में, ठीक है, एथेनॉल में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस कन्वर्जन में जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको NADH दिख रहा है, NADH यूज़ हो रहा है, यहाँ पे NADH जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि NADH यूज़ हो रहा है और ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH फॉर्म हो रहा है, यहाँ 1 NADH यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 2 NADH, ठीक है। तो अगर आप माइनस कर देंगे तो जो यहाँ पे फाइनली रिजल्टेंट निकलेगा वो होगा 2 ATP एंड 1 NADH, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 ATP एंड 2 NADH। मैंने क्या किया है, 2 ATP को एज इट इज़ रखा है और NADH 2 NADH जो है इसको 1 NADH से माइनस कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहा है, 1 NADH विथ 2 ATP, ठीक है ना। तो ये आपका फर्मेंटेशन में एथेनॉल जब प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो नेट ATP और नेट NADH का नंबर है, काउंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है पायरुविक एसिड से, ये 1 स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पे भी NADH यूज़ हो रहा है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, स्केलेटन मसल सेल्स में एंड सम बैक्टीरिया में, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ क्या किया है, ग्लाइकोलिसिस में जो भी, फिर से एक बार देख लो आप, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP एंड 2 NADH फॉर्म हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 NADH को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट में क्या मिल रहा है आपको, 2 ATP एंड 1 NADH, ठीक है। ये नेट ATP और नेट NADH की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है क्योंकि NCERT ने इस पे काफ़ी फोकस किया है कि हाउ मेनी ATP फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड में और एथेनॉल में, ठीक है। और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी ध्यान देना है। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना है। यहाँ दोनों साइड में जो भी आपको दिख रहा है एंजाइम, इसको लर्न करना है। NADH कितना यूज़ हुआ, यहाँ पे दोनों पाथवे में NADH सिंगल सिंगल यूज़ हुआ है और इसी को मैंने ग्लाइकोलिसिस से मिले हुए NADH के साथ माइनस कर दिया है। और देन यहाँ पे नीचे दोनों का सेम टाइप का ATP और NADH का वैल्यू देखने को मिल रहा है, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड जब फॉर्म होगा तो ATP और NADH नेट यहाँ पे कितना मिलेगा वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और देन पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितने नेट ATP और NADH मिल रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं NCERT की कुछ लाइंस पे, ठीक है। NCERT की कुछ लाइंस हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। एक्चुअली जो NCERT में फर्मेंटेशन टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ है, फर्मेंटेशन टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ है, उसमें ये बताया है कि जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और अल्कोहल का जब फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो वहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो ज़्यादा नहीं निकलती है, थोड़ा एनर्जी मिलती है, ठीक है। और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो लेस देन 7% एनर्जी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है और अल्कोहल एथेनॉल के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना। ये जब बनेंगे दैट मीन्स कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे भी आप ATP कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ATP आपने कितना कैलकुलेट किया है, यहाँ पे आपने 2 ATP कैलकुलेट किया है, ठीक है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो नियर अबाउट 36 to 38 ATP फॉर्म होता है, ठीक है। तो 36 से 38 ATP एरोबिक कंडीशन में फॉर्म होता है और इसका कंपैरिजन आप करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिले हुए ATP के साथ, ठीक है।
2 ATP कब बनता है? जब एनारोबिक कंडीशन होता है। तो दोनों का जब कंपेरिजन करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि लेस देन 7% एनर्जी मिल रहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में। और ये कब हो सकता है? एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, जब फर्मेंटेशन होता है उस टाइम पे ऐसा होगा। और 100% जो है एनर्जी जो है वो ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। 100% एनर्जी जो है वो ATP में, जो भी एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना, एनर्जी लेस देन 7% है, तो वो भी किस में कन्वर्ट होगा? वो भी कन्वर्ट होगा ATP में, ठीक है। बट ATP जो है 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हैजार्डियस आइदर एसिड और अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस, मतलब कि एसिड बने या अल्कोहल बने, ठीक है। एसिड बन रहा है सपोज दैट स्केलेटन मसल्स में, और अल्कोहल बन रहा है सपोज दैट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एग्जाम्पल में आप ईस्ट ले लो, ठीक है। दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर मसल सेल्स में बात करेंगे तो एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, मसल के लिए हैजार्डियस है। और अल्कोहल जो बन रहा है वो भी ईस्ट के लिए क्या है, हैजार्डियस है। तो ये लाइन NCERT की है, इसको ध्यान दीजिएगा। और NCERT में एक पर्टिकुलर लाइन मेंशन कर रखा है, आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। NCERT ने पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट ATP दैट इज़ सिंथेसाइज्ड, कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइजिंग ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। मतलब ये ATP जो ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है और फर्मेंटेशन में कितना बन रहा है उसका वैल्यू पूछ रहा है, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। देन ये बोल रहा है कि जब फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, जब फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। और अगर नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, नेचुरली अगर अल्कोहल फॉर्म हो रहा है तो 13% जैसे ही अल्कोहल बनेगा देन वो ईस्ट के लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है ना, ईस्ट के लिए पॉइजनस हो जाएगा वो, ठीक है, ईस्ट के लिए वो पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। कब ऐसा होगा? जब नेचुरली 13% अल्कोहल बन जाएगा ईस्ट के फर्मेंटेशन के टाइम पे, तो वो 13% जो है वो ईस्ट के लिए पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे एक इटैलिक फॉन्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है, आप अपने NCERT में देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट देन कुड बी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बीवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड, ठीक है। अगर आप बीवरेज में ये सोचते हैं कि अल्कोहल बन रहा है तो वो नेचुरली कितना कॉन्सेंट्रेशन बना सकता है, मैक्सिमम कितने कॉन्सेंट्रेशन में अल्कोहल वहाँ पे नेचुरली बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नियर अबाउट 13%, 13, 14, 15% आप मेंशन कर सकते हैं। बट ये नेचुरली बात हो गई, ठीक है, नेचर ने ऐसा किया, नेचर में जो ईस्ट है वो ऐसा किया, ठीक है। बट जब आप अल्कोहल इंडस्ट्री में जाते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री जैसे विस्की हुआ आपका, देन आपका रम हुआ, इसमें जब आप अल्कोहल का परसेंटेज देखते हैं तो नियर अबाउट 42% होता है। विस्की में, रम में, वोदका में, इसमें आप देखेंगे तो मोर देन 40% अल्कोहल मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो 42% अल्कोहल है ये कैसे पॉसिबल है। ईस्ट तो 13% में डेथ कर जा रहा है, वो उसके लिए पॉइजनस हो जा रहा है, ठीक है ना। ईस्ट जो है जैसे ही 13% अल्कोहल बनाता है उसके लिए वो हार्मफुल हो जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो हाउ कैन पॉसिबल 40% ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इसका आंसर है डिस्टिलेशन। इसका आंसर क्या होगा? डिस्टिलेशन, ठीक है। आपको पता है ना कि डिस्टिलेशन फैक्ट्री होती है जहाँ पे अल्कोहल बनता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं हम डाइल्यूटेड अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन फैक्ट्री में क्या होता है, डाइल्यूटेड अल्कोहल को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं एज पर आवर डिमांड, ठीक है ना। तो ये डिमांड है हमारा 42 अराउंड, ठीक है, 42% अप्रॉक्स करने का है। तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पाएगा? ये डिस्टिलेशन के थ्रू होगा, ये डिस्टिलेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्मेंटेशन मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी रिएक्शंस ये दिए हुए हैं इसको मैंने सेपरेटली आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड जब फॉर्म होता है तो यहाँ कौन कौन से पर्टिकुलर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ATP और NADH कितना नेट मिलता है और कितना यूटिलाइज होता है,
और ये जो लैक्टिक एसिड है और एथेनॉल है ये पर्टिकुलरली किस ऑर्गेनिज्म में ये फॉर्म होता है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक रिस्पायरेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है, कौन सा मेजर इवेंट है और कौन सा माइनर इवेंट है, इसको हम डिटेल करेंगे, ठीक है। आपने ग्लाइकोलिसिस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आपने ग्लाइकोलिसिस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है ये एनएरोबिक कंडीशन में भी होता है एज वेल एज ये एरोबिक कंडीशन में भी होता है, दोनों कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस को तो आप सेपरेट कर लो, ठीक है, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे वो एरोबिक हो, दोनों में होता है। अगर आप एरोबिक को डिटेल करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो मेन प्रोसेस है वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और उसके बाद से सेकेंड जो मेजर है वो है ईटीएस, ठीक है। ये दो मेजर इवेंट हैं, ठीक है, और इन दोनों से पहले एक इवेंट है आपका वो है माइनर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, मैं फिर से बता देता हूँ, एरोबिक हो या एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में ग्लाइकोलिसिस ऑकर है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो टू मेजर इवेंट है वो है क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, बट क्रेब्स साइकिल से पहले एक माइनर इवेंट है दैट इज़ कॉल्ड लिंक रिएक्शन, ठीक है। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन होता क्या है इसको समझिए पहले आप लोग, ठीक है। लिंक रिएक्शन में हम करते क्या है कि पायरविक एसिड आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पायरविक एसिड है, पायरविक एसिड कोएंजाइम एंड NAD+, ठीक है ना, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे, तीनों रिएक्टेंट की तरह वर्क करेंगे और एक्चुअली में ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, क्या बनाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम, और यहाँ पे 2NADH का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना होगा क्योंकि NADH आपको कैलकुलेट भी करना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 पायरवेट कोएंजाइम NAD+, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 2 एसिटिल कोएंजाइम, यहाँ पे जो पायरवेट है ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और एसिटिल कोएंजाइम इज़ आल्सो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, और साथ में बन रहा है 2NADH, क्या बन रहा है, 2NADH बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि पायरवेट जितने नंबर में है उतने ही नंबर में एसिटिल कोएंजाइम है, ठीक है। और जब एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा तो 2 टाइम्स पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम के नंबर 2 हैं तो 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है NADH, FADH2 और GTP आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि एसिटिल कोएंजाइम अगर 2 है तो 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल रन करेगा और उसके अकॉर्डिंग NADH, FADH2, GTP का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया कि पायरवेट से एसिटिल कोएंजाइम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और ये लिंक रिएक्शन एक्चुअली में कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं आप, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता क्या है कि पायरवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है, वो लिंक रिएक्शन है। इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिंक रिएक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, जिसको आप बोल सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे लिंक रिएक्शन होगा और इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको एसिटिल कोएंजाइम और 2NADH मिलेगा, 2NADH यहाँ पे आपको मिलेगा, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। इस NADH को आपको लर्न करना होगा क्योंकि आप जब फाइनली NADH, FADH2 कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पे कि एस्टिल कोएंजाइम जो फॉर्म हुआ वो एक्चुअली में कहाँ यूज़ होने वाला है, वो आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में यूज़ होगा। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेजर जो पाथवे है उसमें से सेकेंड नंबर पे आता है क्या, क्रेब्स साइकिल, और थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आफ्टर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर देखें तो क्रेब्स साइकिल सेकेंड है, देन थर्ड क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा आफ्टर पायरुवेट फॉर्मेशन टू मेजर इवेंट्स क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके पहले लेकिन क्या होता है, लिंक रिएक्शन होता है, वो माइनर स्टेप है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप उसको एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये अच्छे से लर्न करना है, ये कई बार पूछा हुआ है नीट के एग्ज़ाम में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं। और एक्चुअली ये होता क्या है, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को सेवरल कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेवरल कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्वायर सेवरल कोएंजाइम्स, जिसमें एज पर एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि यहाँ पे जो कोएंजाइम यूज़ होगा वो क्या क्या होगा, वो होगा आपका NAD+ होगा। ठीक है, ध्यान देना होगा, NAD+ होगा और कोएंजाइम A होगा। ठीक है, ये दो मेंशन किया है एनसीईआरटी, बट इसके अलावा TPP, Mg+2, लाइपोएमाइड और FAD। ठीक है, Mg+2 तो मेंशन किया है रिएक्शन में, ये चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है ना, आप जब एनसीईआरटी में लिंक रिएक्शन देखेंगे तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ Mg+ दिया हुआ है। ठीक है ना, Mg+2 जो है दिया हुआ है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोएंजाइम में क्या क्या है, NAD+ है, कोएंजाइम A है, और ये कोफैक्टर है। Mg+ क्या है, एक मेटल आयंस है, तो इसको आप कोफैक्टर बोल सकते हैं, इसको आप कोफैक्टर बोल सकते हैं। और रेस्ट आपका क्या है, FAD है, लाइपोएमाइड है और TPP है, ये भी कोएंजाइम है। क्या है, ये कोएंजाइम है, इसको एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, Mg+2 को वैसे आप किस में रखेंगे, इसको आप रखेंगे मेटल आयंस में रखेंगे। किस में रखेंगे, मेटल आयंस। और मेटल आयंस एक्चुअली में कोफैक्टर के टाइप्स हैं। क्या है, कोफैक्टर के टाइप हैं, और कोफैक्टर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। ठीक है, जब मैंने आपको एंजाइम टॉपिक बताया था तो वहाँ पे कोफैक्टर मैंने डिस्कस किया था। ठीक है ना, वहाँ पे कोफैक्टर मैंने डिस्कस किया था, डिटेल किया था, इसके मैंने टाइप्स बताए थे, जिसमें कोएंजाइम फर्स्ट था, सेकंड था आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, और थर्ड था आपका मेटल आयंस। यहाँ पे कोएंजाइम्स है और मेटल आयंस है। ठीक है ना, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा फोकस कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बताया कि एस्टिल कोएंजाइम जब लिंक रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है तो वो एस्टिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है। और एक्चुअली क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है ये भी आपको जानना है, ये होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, जो मैट्रिक्स है ये एरिया, सेमी सॉलिड एरिया जो है, ठीक है, जिसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहीं पे आपका क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, देन क्रेब्स साइकिल के बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली कहाँ पे होता है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैं अभी आगे थोड़ा सा बताऊंगा, इसका एक स्पेशल पॉइंट है जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए। मैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन एज पर एनसीईआरटी फिनिश कर दूं, उसके बाद से ईटीएस का स्पेशल पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में एक सब हेडिंग मिलेगा, द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3CO2। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, स्टेप वाइज होगा, और उस टाइम पे क्या होगा, रिमूवल होगा ऑल हाइड्रोजन एटम्स का। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करेंगे और साथ में CO2 भी यहाँ से निकलेंगे। ठीक है ना, CO2 भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। हाइड्रोजन निकलेगा कैसे, जब NADH फॉर्म होता है। ठीक है, NADH फॉर्म होता है, FADH2 फॉर्म होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन
एसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन एसोसिएट हो जाता है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हाइड्रोजन कहीं से रिमूव होगा और वो हाइड्रोजन जो है Na+ और Fa+ जो है गेन करके रेस्पेक्टिवली NaDH और FADH2 बना लेंगे। ठीक है, आगे के रिएक्शन में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आने वाला है क्रैब्स साइकिल, वहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे NaDH और FADH2 फर्दर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एज वेल एज CO2। ठीक है, CO2 भी बन रहे हैं, बट CO2 टोटल कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो हाइड्रोजन एटम्स है और CO2 है, एक्चुअली में ये कहाँ पे एक्चुअली बन रहे हैं ये। ठीक है ना, तो आंसर है लिंक रिएक्शन में बनेगा और क्रैब्स साइकिल में बनेगा। ठीक है, CO2 जो है वो लिंक रिएक्शन में भी फॉर्म होता है और क्रैब्स साइकिल में भी फॉर्म होता है। मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल आपको लर्न करना है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन एटम्स भी आपको लिंक रिएक्शन में मिलेगा और क्रैब्स साइकिल में मिलेगा, एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है ना, और ये एसोसिएशन तब होगा जब कहीं से वो रिमूव होगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होगा और देन Na+ और FAD से वो एसोसिएट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पॉसिबल है? ये लिंक रिएक्शन और क्रैब्स साइकिल में पॉसिबल है। और क्रैब्स साइकिल का जो अल्टरनेट नेम है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसका अल्टरनेट नेम है क्रैब्स साइकिल का। ठीक है, तो ये क्रूशियल इवेंट का फर्स्ट पॉइंट हो गया जो मैंने एज पर NCERT डिस्कस किया। और इसका अगर आपको कन्फर्मेटरी फॉर्म अगर चाहिए आपको, ठीक है, इसका कन्फर्मेटरी फॉर्म चाहिए तो आगे का लेक्चर आपको वेट करना होगा। आने वाले जो लेक्चर है आपका क्रैब्स साइकिल, वहाँ पे आपको NaDH FADH2 ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रूशियल इवेंट्स में वो ये है कि द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिकुलर O2 विथ साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP। मतलब कि O2 जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन O2 को मिल रहा है बट हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? H2O बनेगा। और ये पॉसिबिलिटी कब होती है? ETS में। ठीक है, ETS जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि O2 से H और O2 से क्या बनेगा? वहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, और वो ये टर्मिनल पे बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएगा और ये जो इवेंट होगा एक्चुअली में कहाँ पे होगा? ये होगा ETS के टर्मिनल पे। ETS का जो टर्मिनल स्टेप होगा वहाँ पे आपको H2O फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है ना, और वहीं पे आपको ATP की सिंथेसिस भी मिलेगी, वहीं पे आपको ATP की सिंथेसिस मिलेगी। ठीक है, अब आगे जो मैंने आपसे बताया था कि ETS का स्पेशल जो पॉइंट है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ETS का जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि NaDH, ठीक है, और FADH2 को ये ATP में कन्वर्ट करता है। ETS जो है NaDH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि NaDH और FADH2 एक्चुअली में आता कहाँ से है? तो आंसर है क्रैब्स साइकिल से आता है। ठीक है, क्रैब्स साइकिल से आता है और एज वेल एज ग्लाइकोलिसिस से आता है। ठीक है ना, ये सोर्स साइकिल है, सोर्स पाथवे है जहाँ से NaDH और FADH2 फॉर्म होते हैं और वो एज इट इज़ यूज़ नहीं हो पाते हैं। NaDH और FADH2 जो है एज इट इज़ ये यूज़ नहीं हो पाते हैं डायरेक्टली बॉडी में हमारे। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता हमारा बॉडी। तो इसको करना क्या होता है? इसको कन्वर्ट करना होता है ATP में, और जैसे ही NaDH और FADH2 ATP में कन्वर्ट होते हैं देन ATP को डायरेक्टली हमारे सेल्स जो हैं वो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गया ETS का। ETS एक्चुअली में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको NaDH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मेजर एनर्जी का फॉर्म है वो NaDH और FADH2 में स्टोर होता है और इसी को ATP में कन्वर्ट करना होता है। और ATP का जो फॉर्म है ये फॉर्म है जो ये डायरेक्टली हमारे सेल्स इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर फिनिश हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रैब्स साइकिल। ठीक है ना।